नमस्कार. व्हॉलेंटिअर इन ॲक्शनच्या 14व्या भागात डॉक्टर दिनू मॅथ्यू यांचं स्वागत आहे. तर डॉक्टर दिनू मॅथ्यू, आज का जो इंटरव्यू है वो हिंदी में होगा और मैं डॉक्टर दिनू मैथ्यू के बारे में आपको पहले बताऊंगा. जो हमारे गेस्ट है, डॉक्टर दिनू मैथ्यू ने पीएचडी किया है काउंसलिंग में लंदन से. बाद में मास्टर्स इन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन करियर काउंसलिंग, बाद में मास्टर्स इन सोशल वर्क. डॉक्टर दिनू मैथ्यू ने खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है परिवर्तन चैरिटेबल ट्रस्ट. वो खुद का एक काउंसलिंग सेंटर रन कर रही है मलाड में विद सहायता. शी इज अ लाइफ स्किल ट्रेनर, covers 30 colleges, 35 schools, 35 NGOs, 5 corporates, और उन्होंने अभी तक पेरेंटिंग के सेशन लिए 30,000 पेरेंट्स के साथ. इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, दिनू. शी इज विजिटिंग फैकल्टी फॉर NNN इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी. शी इज अ नेशनल ट्रेनर फॉर ग्लोबल फंड, HIV/AIDS US projects, Ministry of Health, Family Health International, working with UDISA organization for underprivileged. बहुत बड़ा उनका काम का अनुभव है, बहुत सारे एजुकेशन लिए है. तो वी आर प्रिविलेज टू हैव दिनू इन आवर प्लेटफॉर्म टुडे. तो दिनू, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म. सो टू स्टार्ट विथ, दिनू, थोड़ा आपके बचपन के बारे में, कॉलेज तक के बचपन के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि हमारे जो व्यूअर्स है उनको पता चले कि आपका बैकग्राउंड क्या है और हमारा जर्नी उससे चालू हो जाएगा. थैंक यू मिस्टर श्रीनिवास सावंत. बट मैं सबसे पहला भगवान को याद करना चाहती हूँ, कैसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म आज का दिन मुझे दिया है, और उनके बगैर कुछ नहीं होता मेरी जिंदगी में. और मिस्टर श्रीनिवास सावंत जो वॉलंटियर्स इन एक्शन, इसके माध्यम से जो मुझे आज का ये मौका दिया है, और मैं उसके भी बहुत आभारी मानती हूँ. एंड आगे चल के अगर 25 साल हुआ मेरे करियर फील्ड को, एंड अगर शुरुआत करूँ तो मुझे एक्चुअली बताना होगा कि मेरे माँ बाप जो सबसे पहले सभी के गुरु होते हैं. एंड मेरे पेरेंट्स भले ही उनकी उतनी पढ़ाई नहीं थी, पर उन्होंने हमेशा कोशिश की है. हम 2 बहनें ही थे घर में, पर कभी ऐसे लड़की का एक फीलिंग नहीं देना. मीन्स ये मत करो, वो मत करो. तो स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, कोई भी चीज में अगर हम लोग को आगे बढ़ना है, तो हमेशा वो मौका दिया, स्पेशली मम्मी ने दिया है वो मौका कि तुम जाओ, करो, एंड अपना जो सक्सेस है वो पाओ. एंड 10वीं में जब IQ टेस्ट किया था, तो पता चला कि मुझे कॉमर्स फील्ड मेरे हिसाब से अच्छा है. मैंने ज्वाइन किया. बट सेकेंड ईयर बीकॉम तक भी मुझे कोई भी आगे का करियर दिशा मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि ना मुझे बैंकिंग में जाना था, ना मुझे अकाउंटेंसी में जाना था. एंड तभी एक मौका, बहुत अच्छा मौका मुझे मिला कॉलेज के थ्रू. उनको रिप्रेजेंट करके मैंने लीडरशिप ट्रेनिंग जो हमारी NSS नेशनल सर्विस स्कीम के द्वारा होती है, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहे थे. एंड 32 कॉलेजेस के साथ मुझे भी उनके साथ हमारी कॉलेज शामिल हुई. एंड वो जो 10 दिन का लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट. मेरी जिंदगी में एक्चुअली बहुत बड़ी एक टर्निंग पॉइंट था एज पर्सनालिटी एंड दूर की सोच देखना. एंड मैं हमेशा इन डेप्थ रहूंगी मिस नीना मैम की, जो आज भी मुझे याद है, क्योंकि उनका ही वजह से मोटिवेशन थे. उन्होंने जस्ट एक सिंपल सवाल पूछा कि आप बीकॉम के बाद क्या करने वाली हो, और मैंने बोला मैम मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ मेरी एक फैकल्टी ने बोला है चाहिए तो आप MCOM करके टीचिंग लाइन पे जाओ. तो टीचिंग भी मेरा एक फोटे है. पर मैम ने बोले कि 10 दिन में मैंने आपको बहुत कुछ देखा है, स्पेशली मैं बेस्ट गर्ल, 32 कॉलेजेस में बेस्ट गर्ल चुनी जाना भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट किया. क्योंकि मैं ऐसी एक लड़की थी कि ज्यादा बातें नहीं करना, जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट थी. बट पढ़ाई हमेशा मन में था कि जितना हो मैं आगे तक पढ़ती जाऊं. एंड आज भी पीछे मुड़ के देखती हूँ, और जैसे जो क्वालिफिकेशंस बताया गया है,
मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे मेंटर्स रह चुके हैं एंड जो एमएसडब्ल्यू फैकल्टीज हैं उनके भी मैं बहुत ही आभारी मानती हूँ। एंड आगे चल के जो शादी के बाद हस्बैंड एक बड़ा मेंटर रहा है मेरी जिंदगी में। एंड जो भी एनजीओस के साथ काम कर चुकी हूँ, उसके बाद 2002 में फील हुआ कि सेकंड बेबी हुई तो अभी एक मदरहुड की एक्सपीरियंस हो। तो हस्बैंड को फिर से पूछा डिसीजन मेकिंग में, तो उन्होंने कहा जो आप चाहते हो वो आप कीजिए। एंड मैं फिर बेबी केयर पे लगी, दोनों को संभालने में। मेरी भी दो बेटियां हैं। एंड पर कहीं ना कहीं जो एम्प्टी स्पेस होता है, वैक्यूम है, तो वहां फील होने लगा कुछ तो करना है। एंड दैट इज अ टाइम अगेन हस्बैंड ने बोला ठीक है, फिर एटलीस्ट पढ़ाई तो आप कंटिन्यू रखो, शायद वो अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड दैट्स हाउ देन मैंने अपना बाकी का सब डिग्रीज आफ्टर बेबीज होने के बाद ही शुरू की है। धीरे धीरे फिर जैसे ही ज्यादा इन्वॉल्व हुआ तो मुझे फील हुआ काउंसलिंग का एक क्षेत्र है। मैंने अपना एक संस्था शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे एज गर्ल वो फीलिंग न दी, पर बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने बोला अरे लड़की है तो ये नहीं कर पाऊंगे। जैसे हमारे कैंप्स होते तो बिकॉज पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि लड़कियां कैंप में जाए, तो ऐसे सब देखने से मुझे फील हुआ कि विमेंस के मुद्दे पे काम करना जरूरी है। धीरे धीरे मैंने अपने पीएचडी लिया तो मुझे वो एहसास हुआ कि जो पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशन है वो बहुत अहमियत रखता है, एंड स्पेशली बच्चों को। एक्चुअली जिन्हों मैं वही सवाल पूछना चाहता था आपको कि आपने एमएसडब्ल्यू किया, आपने एनएसएस में काम किया, तो सोशल वर्क में आपका बहुत रुचि था, लोगों के साथ काम करने में बहुत रुचि था, वो चालू था। उसके बाद आपने फैमिली को बड़ा किया, बच्चों को बड़ा किया। वो टाइम में कैसे आपको लगा कि सोशल वर्क में वापस ना जाते हुए एक सोशल वर्क का जो स्पेसिफिक फोकस है काउंसलिंग, उस एरिया में आपको क्यों लगा कि उसमें मेरे को करियर करना चाहिए? वो फीलिंग कब आया और क्यों आया? एक्चुअली आप देखोगे ना, बचपन से था, क्योंकि मेरी मम्मी नर्स थी, एक नोबल कॉज, और उनको हमेशा नर्सिंग एक नोबल कॉज माना जाती। एंड उनका वो जो लोगों से मिलने का, भले ही हमारी नेबर घर आए तो उनको हंस के मिलना, उनको बिठाना, पानी पूछना, उनको इतना हॉस्पिटैलिटी दिखाती थी कि कहीं ना कहीं मुझे हमेशा फील होते कि मम्मी लोगों को बहुत इम्पोर्टेंस देती थी। एंड मेरे दोनों पेरेंट्स कोई भी आते हैं तो उनका प्रॉब्लम्स को सुनना, ये सब चीजें हमारे घर का एक माहौल का एक हिस्सा बन गए थे। एंड उसलिए मैं जनरली वो एक एंगल में ग्रो हो चुकी थी। पर एमएसडब्ल्यू में फिर से मुझे वो एहसास हुआ, क्योंकि मैंने काउंसलिंग के लिए एक सेपरेट पेपर लिया था हमारा सेकेंड ईयर में। एंड कलंदी मजुमदार मैम, मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ मैम को, जो बहुत ही एक्टिवली काम करती थी। एंड उनके माध्यम से मुझे समझ में आया कि थियोरेटिकली काउंसलिंग क्या है, एंड बहुत सारे गुण मेरे में हैं, तो मुझे लगा कि मुझे उसको आगे लेके जाना है एज अ पर्सनालिटी ऑल्सो। एंड सेकंड थिंग, उनके साथ ही मैं जुड़ के सख्या जो संस्था तभी वो गाइड करती थी, एंड फील्ड का जो रियलिटी है स्पेशली विमेंस को लेके, क्योंकि डाउरी, हम लोग दहेज विरोध संस्था थे, तो हम लोग डाउरी डेथ पे बहुत काम करते थे। दैट वाज द टाइम फिर से विमेन का इश्यूज, गर्ल्स का इशू, तो इस सब पे काम करते करते मुझे वो एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा एक एंगल काउंसलिंग की तरफ जुड़े हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एनजीओज में भी एक बहुत बड़ा मेरा भूमिका काउंसलिंग फील्ड में थे। तो ऐसे धीरे धीरे मुझे लगा क्यों ना मैं काउंसलिंग में ही अपने आप को आगे लेके जाऊं, एंड उस हिसाब से आज मैं अपने आप को देखती हूँ काउंसलिंग फील्ड में। दैट्स ग्रेट। ये जो सेक्टर है काउंसलिंग सेक्टर, वैसे अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं है इंडिया में। अभी तो उसका काम इतना ये नहीं हो रहा है कि लोगों को अभी तक पता नहीं कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए। तो काउंसलिंग के क्या क्या सेक्टर है और काउंसलिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने सही कहा है कि आज भी अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, जो 25 साल के पहले जैसे हम काउंसलिंग को देखते थे, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवेयरनेस शायद प्रोफेशनल्स जो एक्टिवली काम कर रहे हैं फील्ड में, तो उनके वजह से हो रहा है। जैसे आपने बताया है, आज सभी क्षेत्रों में काउंसलिंग स्प्रेड आउट हो चुके हैं।
जैसे आप देखोगे तो पहले एक इंटरेस्ट था, मोटिवेशन था प्रिंसिपल का, तो उन लोग काउंसलर्स को रखते थे, पर आज आप देख सकते हो हर एक स्कूल्स में काउंसलर्स रखना जरूरी हो गया है। तो शुरुआत ही स्कूल से होता है जहां आपको काउंसलर्स मिलते हैं, कॉलेजेस में भी काउंसलर्स हैं। आप यहाँ इंडस्ट्री में जाओ तो वहां भी आपको एक एमएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट मिलते हैं जहाँ काउंसलिंग का भी एक सहयोग होता है। सीएसआर प्रोजेक्ट करके आज आपके सामने है, तो वो भी है। आजकल आप देख सकते हो ऑलरेडी सेक्सुअल हरासमेंट के लिए सेल्स बन चुके हैं कॉर्पोरेट्स में, तो बहुत सारे एनजीओ उनसे भी जुड़े हैं। एंड देन एनजीओ सेपरेटली अपने अपने टारगेट ग्रुप्स का भी काउंसलर्स को रखते हैं। तो अगर विमेन है तो विमेन है, बच्चे हैं तो बच्चे हैं। तो एनजीओ भी बहुत सारे काउंसलिंग फील्ड में है। जैसे मेरा खुद का एनजीओ, हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही एरियाज में काम कर रहे हैं जहां हम बच्चों तक और परिवार तक हम जा पाए। तो स्कूल्स में भले उनका खुद का काउंसलर है, हम लोग को बुलाते हैं कि हम सेशंस करें और पेरेंटिंग सेशंस करें। तो इसलिए वी हैव अ कंबाइंड प्रोजेक्ट्स जो आप अभी देख सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं जो खुद अपना ही वेबसाइट्स पे डिटेल्स देते हैं और आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कोई भी नॉर्मल एक डॉक्टर है, वैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, उनके साथ भी जुड़े हैं बहुत सारे साइकोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर्स। तो उनके थ्रू भी आप ऐसे, तो आज आप सोसाइटी में देखोगे तो इट इज रियली स्प्रेड आउट, वो पूरी तरह से स्प्रेड आउट काउंसलिंग है। और मैंने ये भी सुना है कि स्पोर्ट्स में भी या बॉलीवुड में भी, हॉलीवुड में भी और बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ बहुत स्ट्रेस होता है वहाँ भी काउंसलिंग की अभी ज्यादा जरूरत है और लोग करते हैं वहाँ काउंसलिंग, स्पेशलाइज काउंसलिंग भी है। तो बहुत सारे काउंसलिंग के क्षेत्र आपने बताए, लेकिन दिनों आपने फैमिली काउंसलिंग, चाइल्ड काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग, ये 3 मुद्दे आपने उठाए और उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि मैरिटल काउंसलिंग जो है या फैमिली काउंसलिंग है और फैमिली में जो डिस्प्यूट होते हैं उसके बारे में आज हमारा विषय है। तो आप बता सकते हैं कि फैमिली में बेसिकली डिस्प्यूट क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं, वजह क्या होती है? एग्जैक्टली। तो सबसे पहले अपने को शुरू करना चाहिए फैमिली। तो जब एक एक मेल फीमेल का शादी होते हैं तो हम बोलते हैं परिवार साथ में आते हैं और परिवार जुड़ जाते हैं, बट मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होता है कि एक पति पत्नी को साथ में आना बहुत जरूरी है। एंड ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि उनकी अपनी खुद की फैमिली वहां से शुरू होती है। अभी अगर हम देखेंगे तो सिंस मेरा बहुत थियोरेटिकल एक्सपीरियंस आप देख रहे हो, तो आप देख सकते हो कि ना नटशेल आज हम ज्यादा करके एक छोटा सा एक आउटव्यू आपको दे रहे हैं कि आप बहुत सारी चीजों पे जा सकते हैं, पर एक मेरा एक देखने का ये है कि व्यक्ति का एक संपूर्ण विकास होना बहुत जरूरी है। एंड उनका अलग अलग क्षेत्र में एक व्यक्ति का विकास होता है। जैसे अभी शुरुआत हम लेंगे तो शारीरिक विकास है, जो हम बोलते हैं शारीरिक विकास में पर्सनालिटी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा है, मेरे पास एक केस आए थे एंड वो ऑलमोस्ट 10, वो दोनों इंजीनियर्स हैं एंड ऑलमोस्ट 10 इयर्स इनटू मैरिज, 6 इयर्स हो गए, उनको बेबी हैं, पर वाइफ आई है कि मैम पता नहीं मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं मालूम। तो वो मुझे बहुत स्ट्रेस देते हैं और अभी तो ऐसे एक मोड पे आया है कि मैं वो स्ट्रेस भी हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि बच्चों के मामले में भी आपको बताना पड़ता है कि आप ये करो, आप वो करो, या आप बच्चे को गार्डन में लेके जाओ, या मैं कुकिंग कर रही हूँ तो आप संभालो, ये चीजें भी बताना पड़ता है। तो जब हस्बैंड को बुलाया तो उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि हम लोगों के घर में इशू है। तो मैं बात करते करते उनसे पूछे तो उन्होंने बताया कि मैम मैं तो, मेरी मम्मी टीचर थी एंड मैं मुझे हमेशा लगा टीचर्स जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, तो उन्होंने जो भी कहा मेरी जिंदगी में मैं वो करते गए। तो उन्होंने बोला आप इंजीनियरिंग लो करो, तो इंजीनियरिंग में गए, फिर आप शादी करो तो शादी हुए, तो 1 साल के बाद बोले कि अभी फैमिली को आगे बढ़ाना है, तो तभी ठीक है डिसाइड किया और आगे बढ़ फैमिली हुए। तो हर चीज, और बोलते आज भी अगर वाइफ बोलती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर इज नो इशू। तो आप देख रहे हो एक पर्सनालिटी का पर्सपेक्टिव। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास है तो इंडिविजुअल, अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड्स में होता है, वाइफ्स में भी होता है। एक पर्सनालिटी पर्सपेक्शन भी बहुत जरूरी है। इट टेक्स टू एडजस्टमेंट्स
एक दूसरे को एडजस्ट करके लेना, तो वो में भी पर्सनालिटी, जैसे हम इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, जैसे एक को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, दूसरे को शांत रहना, आइसोलेशन में रहना अच्छा लगता है, एक को एडवेंचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, दूसरे को नहीं लगता है। तो अगर एक छुट्टी का दिन आया, फिर से एक बहस होने लगता है शादी के इनिशियल फेज में, चलो हम कहीं घूम के आते हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, और हस्बैंड को फील होता है नहीं, लेट्स हैव अ क्वाइट मूवमेंट एट होम। तो ये भी एक विवाद का कारण बहुत बन रहा है, तो वो एक देखना बहुत जरूरी है। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ सामाजिक तौर पे, जैसे इनिशियली आप देख सकते थे एक जॉइंट फैमिली था, तो अगर एक बहू घर में आते हैं तो बहुत सारे अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जन तो उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो शी वुड गेट सम सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, कोई ना कोई एक व्यक्ति से वो सपोर्ट मिलना। बट आज हम देख रहे हैं धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली हो रहा है, जहां सिर्फ पति पत्नी है, और अभी तो मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं सिर्फ एक ही बच्चा है। तो वो एक बड़ा मुद्दा होने लगा है कि आपस में एक दूसरे का, जैसे हमने बोला पर्सनालिटी है, एडजस्टमेंट है, तो उसकी वजह से आप देख रहे हो एक जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में भी आने का अपना एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। एंड बेसिकली ये एक सामाजिक दृष्टिकोण है कि मैरिज को देखना, संभालना, आगे लेके जाना, ज्यादा करके विमेंस का एक मकसद होना चाहिए। तो एजुकेटेड वुमेन्स हैं, उन्होंने अपना जॉब छोड़ा ताकि वो घर संभाले, बेबी केयर करें, तो फिर से वो एक मुद्दा। तो आजकल मुझे एक्चुअली कोई कोई एड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, जहां उन लोग वो कॉन्सेप्ट को भी चेंज कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है, जहां उन लोग दिखा रहे हैं कि ठीक है, एक पापा अपना बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो वो भी एक चीज मुझे देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर दूसरा सामाजिक में देखो लाइफस्टाइल, तो मैंने अभी देखा है हाल ही में, मेरे ही हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल में ही, कि जैसे मीरा रोड मूव किए, तो उनको आईसीएसई लगा, बड़ा स्कूल है, बड़ा करिकुलम है, तो उन्होंने अपने बड़े लड़के को डाला, फिर बाद में कुछ सालों बाद छोटे लड़के को डाला, पर फिर उन लोग उसका फीस सब मैनेज नहीं कर पा रहे थे, उसका लैंग्वेज इंग्लिश बहुत हाई है, तो वो लैंग्वेज संभाला नहीं जा रहा था, तो अलग ट्यूशंस दो। सी ये सब फैमिली का एक चीज में आपको देखना है, डिसीजन मेकिंग जहाँ है, ये सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है। मानसिक तौर पे अगर मुझे बताना है, फिर से एक बड़ा मुद्दा है, मानसिक तौर पे भी हम लोग देखेंगे तो फैमिली, मेंटल पीस, एनवायरनमेंट कैसा है घर में। अभी इसमें तो मैं बहुत जल्दी से अगर मैं देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं भावनात्मक भी साथ में जुड़े रहता है, कि किसी व्यक्ति का प्रेजेंस भी बहुत असर करता है। तो बहुत सारे घरों में मैं देखती हूँ, अगर पापा घर पे आते हैं तो माहौल टोटली बदल जाते हैं, जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसे एक मूवी में 5 बजे तक आप देख रहे हो मम्मा अपनी डिस्ट्रेस्ड फीलिंग में किचन में है, और बच्चे भी अपने ही एनवायरमेंट में है, पर जैसे 5 बजते उनको पता है पप्पा, बेल बजा में सिर्फ पप्पा, एंड माहौल टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो मुझे ये बात पूछनी है कि ऐसे अगर एक माहौल में बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो नेचुरली आगे चल के बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक केस था, बहुत साल पहले का केस था, 8वीं में बच्चा फेल हुआ, 13 साल का लड़का था, तो पेरेंट्स हाई लाइफस्टाइल में स्टेटस सिंबल था कि हमारा लड़का टॉपर है, हर क्लास में फर्स्ट आता है। आजकल बहुत पेरेंट्स मुझे वो मिलते हैं, मेरा बच्चा फर्स्ट आता है और इस बार वो सेकंड आया, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा आजकल हम लोग को देखने को मिलते। तो पेरेंट्स लेके आए थ्रू फ्रेंड सर्कल, उनको समझ में आया तो लेके आए, तो बोले मैम पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कुछ तो गर्लफ्रेंड का इशू होंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप बात कीजिए, एंड ऑलमोस्ट 2-3 सेशन लगा वो लड़के को ओपन अप होने में। एंड फाइनली फिर जब वो ओपन अप हुआ, तो उन्होंने वही बोला कि आपको मैं क्या बताऊं, पर मैंने अपने मम्मी पापा को पनिश करने के लिए फेल हुआ। तो मुझे एक शौक था, एक्चुअली बहुत साल पहले की थी, तो बहुत शौक लगा कि एक बच्चा ऐसा करता है। तो वो बोले क्या बोलूं, आप क्या बताओ आपको, कि हर दिन झगड़े होना, पूरे सोसाइटी को पता है उनके झगड़े के बारे में, एंड अगर मैं नीचे जाऊं तो भी बच्चे मुझे पूछते कि मम्मी पापा क्या तेरे रोज झगड़ा करते हैं। स्कूल भी पास थे, तो बहुत सारे सोसाइटी के बच्चे उधर थे, तो स्कूल तक भी वो बात
फैल चुके थे कि इनके पापा मम्मी, तो बच्चा ही अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट करने लगा एंड धीरे धीरे वो अपना ही जवाब ढूंढने लगा कि मैं क्या करूं आगे। एंड फिर धीरे धीरे 8th स्टैंडर्ड में वो स्कूल जाना भी, यहाँ तक कि स्कूल 7 बजे शुरू होता है तो वो ऑलमोस्ट 6:30 से बाथरूम में जो बैठ गया, 7:15 के बाद ही बाहर निकलना। ये सब एक्चुअली एक वजह है, एज पेरेंट्स हमें बच्चों को देखना बहुत जरूरी है। एंड इसके साथ साथ शोषण जुड़ा है, हम किस तरह बच्चों को देखते हैं। भले ही बच्चा को आप मार भी रहे हो, पर आप अगर कोई चीज से डरा भी रहे हो, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। एंड आजकल मैं देख रही हूँ बच्चों को झूठी तसल्ली देना, वो भी उनके मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं। तो अगर फैमिली में आप डिस्प्यूट का देखोगे, तो जैसा मैंने आपको बोला है, ये सभी एरियाज में एंड स्पेशली आध्यात्मिक विकास बहुत जरूरी है। कितने घरों में प्रार्थना होना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, सुबह उठते हैं तो भगवान को धन्यवाद करो। जैसे स्कूल में आप देख सकते हो, दिन का शुरुआत, कोई भी स्कूल में दिन का शुरुआत प्रार्थना से होता है, पर वो चीज हम घर पे एनफोर्स नहीं करते हैं। जैसे पेरेंट्स बोलते नहीं है कि भगवान को धन्यवाद दो आज का दिन। तो ये सबका एक मिश्रण होना बहुत जरूरी है, और कहीं भी अगर एक जगह वो नहीं बैठता है बराबर, तो डिस्प्यूट जरूर होना ही होना है। ओके, तो दिनों आपने एकदम विस्तार से बताया कि फैमिली में जब कोई डिस्प्यूट होता है तो जो बच्चे हैं और फैमिली है पूरा डिस्टर्ब हो जाती है, और बच्चों का भी करियर के ऊपर बहुत असर आता है। और आपने ये भी बताया कि वो कम्युनिटी में से कम्युनिटी आइसोलेशन में जाना चाहते हैं, और कोई फैमिली में कोई डिस्प्यूट है तो उसका असर कम्युनिटी के ऊपर भी आता है। तो क्या आप कुछ एग्जांपल बता सकते हैं कि ऐसे अपने पाए हैं कि जिसमें ये फर्क पड़ा है कि फैमिली में डिस्प्यूट हुआ, उसका असर जैसे आपने पहले अभी बताया बच्चे के ऊपर असर हुआ, तो वैसे कम्युनिटी में या आजू बाजू के माहौल में भी उसका इम्पैक्ट आने लगता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली आप देखोगे कि बहुत सारे केसेस में आपको एक कम्युनिटी में उसका एक झलक आ जाती है, तभी मालूम पड़ता है। जैसे स्कूल आना, एक्चुअली बच्चा पहले से ही आपको दिखा रहा है, तो घर में वो दिखा रहा है आपको वो इम्पैक्ट बच्चे पे जो होना है। आपको सबसे पहला मैं बताना चाहती हूँ, जैसे ही फैमिली में तनाव, पति पत्नी में तनाव है, तो वो दिखने लगता है। एटलीस्ट एक जन को तो दिखता है कि तनाव है। अभी कल ही मेरा एक काउंसलिंग चालू था ऑनलाइन पे, और उसमें वही बच्चे का मुद्दा उठाया, पर धीरे धीरे कल सेकंड सेशन था, तो माँ ने फिर वेरी ओपनली एग्री किया कि मैम एक्चुअली हमारी ही मुद्दे हैं। अभी मुझे वो भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पति पत्नी का पहले से जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बच्चा आना, फिर से एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देना। पर ये सब चीज हाईलाइट कब होती है, जब स्कूल्स आते हैं, या आजू बाजू के भी कोई लोग बताते हैं, अरे आपके घर में झगड़े हो रहे, तनाव है, तो किसी को तो जाके ये करो, मीन्स तो ये बराबर। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको धीरे धीरे एनवायरनमेंट में, सबसे पहला घर में एनवायरनमेंट में नजर आता है। जैसे कम्युनिकेशन ब्रेक होना, सबसे पहला कम्युनिकेशन ब्रेक होता है। जैसे आप अभी पति से बात कर रहे हो, तो वो डिसइंटरेस्ट होता है, अपने पेपर में बैठ जाएगा, न्यूज देखेगा, तो आप भी थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं कि वो सुन नहीं रहा है। तो कभी कभी पति को पूछते तो बोलते क्या ये रोज की है, एक ही मुद्दा लेती है और रोज बात करती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा होता है कि कब बात करनी है, पति से कब बात करें। अभी मेरे पास एक पति था कि वो घर में लेट ही आते थे, क्योंकि वो बोलते इतना आते आते इतना तनाव शुरू होता है कि मुझे लगता है 3-4 घंटा बाहर ही मैं रहूं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे मैं आपको बता सकती हूँ कि नॉट ओनली वाइफ बट हस्बैंड्स भी हैं, या हो सकता है कि हस्बैंड्स अपने रोल बराबर नहीं प्ले करें। जैसे मैंने आपको पहला मुद्दे में बताया कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना, कि बीवी को हेल्प करना है, या जैसे अभी मेरे पास एक केस था कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं मंडे टू सैटरडे, तो अपनी बीवी को बोला अभी संडे के दिन मैं फुल आराम करना चाहता हूँ। तो अभी बीवी पूछ रही है फिर मेरा छुट्टी कब है, क्योंकि वो हाउसवाइफ है, बच्चों को संभाल रही है, तो वो मन में सोच रही तो मेरा छुट्टी कब है, मैं कब से मीन्स मैं एक दिन किचन से क्यों ना निकल जाऊं। तो ये एक बड़ा कम्युनिकेशन, एक दूसरे को समझ के लेना बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट का वातावरण बदल जाता है,
तो इसका एहसास होता है, पर हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं करते। इमोशनल प्रॉब्लम, आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चों के इमोशनल प्रॉब्लम आज हम अगर देखते हैं ना, तो उनका इंटरपर्सनल और रिलेशनशिप पे असर कर रहा है। तो अभी जब हमारे पास एक बच्चा मिलता है इमोशनली वीक, तो हम लोग को पता चलता है, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं रहते स्कूल में, तो हम लोग को तुरंत पता चलता है कि घर का माहौल में कहीं ना कहीं एक मुद्दा है। तो इमोशनल दिखाते हैं, फिर बिहेवियरल दिखाते हैं, व्यवहार में भी बहुत फर्क दिखाते हैं। ये व्यक्ति पे भी निर्भर है, अगर आप देखोगे व्यक्ति भी ये दिखाते हैं। एंड बहुत सारे क्या होता है, अभी ऑफिस में आप उतना गुस्सा नहीं दिखा सकते, तो फिर वो चिड़चिड़ापन, वो हॉस्टाइल जो हम बोलते हैं, वो सब आप घर में दिखाओ। तो हर बार इरिटेट रहना, कुछ भी अच्छी बात भी हो रही है, कुछ भी हो रही है तो इरिटेट रहना, तो ये रिलेशनशिप्स को भी वो बहुत मान्य करते हैं। एंड जैसा आपने बोला है, कम्युनिटी में फाइनली ये लोग कम्युनिटी में ही रहते हैं, तो बार बार नेबर्स के साथ झगड़े होने, छोटी छोटी बातों में झगड़े होने, सोसाइटी में झगड़े होने, अगर आप रोड पे निकलते हैं तो अगर व्हीकल है तो उस पे झगड़े होने। क्योंकि अभी मैं अपने पति के साथ भी अगर कार में निकलते हैं, तो भले ही एक 3-5 किलोमीटर का ट्रैवल में भी 2-3 लोग तो कुछ ना कुछ इधर ट्रैफिक का जाम होना या ट्रैफिक का रूल को ये तोड़ना। तो आप देखो कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बाहर निकले तो वो सोसाइटी पे असर होता ही होता है। एंड कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो मैं आपको बताना चाहती थी वो है एडिक्शन। ऐसे माहौल के वजह से फिर वो लोग लत में चले जाते हैं, तो उनको क्या लगता है, एडिक्ट करेंगे तो अच्छा है, थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। मैंने बहुत लोग, क्योंकि डी एडिक्शन में भी मैं हूँ, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम आराम मिलता है, दारू पी के अच्छा लगता है, थोड़ा टेंशन तो फ्री हो जाता है। तो दे वांट टू रन अवे। सी हम लोग क्या बोलते हैं ना, ऐसे लोग सिर्फ भागना चाहते हैं हालात से। तो ऐसे वो एक ये होता नहीं, फिर एग्रेशन बहुत है। आज आप देखो ट्रेन में भी मैं ट्रैवल करती हूँ, अगर बाई मिस्टेक आपने किसी के पैर पे पैर रखा तो फिर पूरा वो झगड़े पे जाता है। एंड इट्स नॉट, वो इंस्टेंस नहीं है झगड़े का, वो व्यक्ति तनाव में है। तो हमें वो फील होता है। इसलिए क्या होता है, अगर मेरे साथ किसी का कुछ होता है तो मैं चुप ही बैठती हूँ, नो, बिकॉज आई नो दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू स्ट्रेस। तो आइदर वो उतरे स्टेशन पे या मैं उतरू, तब तक वो चालू ही रहते। तो आप देखो कितने लोग आजकल वैसे पीड़ित हैं। तो समाज में भी हम ऐसे ही लोगों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। अभी बच्चे देख, कितने छोटे छोटे बच्चे मोबाइल एडिक्शन हो रहे हैं, आइसोलेशन की वजह से वो बात नहीं करना चाहते अपने पेरेंट्स के साथ, तो मोबाइल पे रहना। बहुत सारे बच्चे, मुझे अभी पता है 7वीं 8वीं में भी फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलते हैं, तो उनको सही गलत का भले ही पहचान हो, तो भी फ्रेंड्स चाहिए करके ऐसी चीजें करो ताकि एक्सेप्टेंस मिले, क्योंकि घर में एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आप जो बोल रहे हैं वो सही मायने में शुरुआत होती है व्यक्ति से, अपने घर का माहौल से, एंड धीरे धीरे वो समाज में फैल जाते हैं। तो आज आपके पास आंकड़े हैं जहाँ हिंसा का बहुत प्रमाण बढ़ गया है, आंकड़े हैं जहाँ एडिक्शन बढ़ गया है, आंकड़े हैं जहाँ सुइसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें अचानक नहीं हो रही है, ये सब चीजें धीरे धीरे उनके घर में छोटे छोटे तनाव पर वो हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, और फिर ऐसे एक मोड़ पे आते हैं जहां उनको फील होता है कि शायद मैं इस चीज से भाग जाऊं, एंड मैं फाइनली अपने आप को खत्म करूं। या बहुत बहुत विस्तार से आपने सब चीज बताया। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ दिनों, कि जब हमको सर्दी होता है, थोड़ा बुखार आता है, या कुछ पैर दुखने लगता है, कुछ फिजिकल एक होता है, तो हम पहले क्या करते हैं कि हम होम रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, घर का कुछ ये करते हैं। लेकिन एक लेवल पे वो जब बीमारी आती है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे मेंटल इमोशनल इश्यूज है या फैमिली इश्यूज है, उस सब सब घर में तो कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस तो होते रहते हैं, डिस्प्यूट तो होते रहते हैं। उसका एक लेवल है कि जिस लेवल के बाद उसको बाहर लेना जरूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि होम रेमेडीज क्या है पहले, और कौन सी लेवल पे हमको तय करना है कि अभी हमको काउंसलर से सहायता लेनी है, वो लाइन क्या है? तो सबसे पहला, चूंकि होम रेमेडीज हैं, पर उसके पहले मैं आपका ये सेकंड सवाल थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी बताया है,
अभी हमारे पास जो केसेस आते हैं, सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस होना, ये फील करना कि प्रॉब्लम है। अभी स्कूल्स में भी बच्चों का टीचर्स बोलते हैं कि मैम प्लीज काउंसलर के पास जाइए, पर उनको वो फील होता ही नहीं है कि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हाँ, घर की प्रॉब्लम बाहर नहीं लेके जाना। तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है कि एक्सेप्टेंस ही होता नहीं है। तो भले ही लक्षण दिखाएं, आप जैसे बोले हैं होम रेमेडीज करना, पर बहुत घरों में मैं देख रही हूँ कि लक्षण है फिर भी होम रेमेडीज नहीं करते वो लोग। अभी अभी धीरे धीरे थोड़ा सा आ रहा है जहां उनको फील हो रहा है कि हमें कुछ करना बहुत जरूरी है। एंड उसकी वजह से मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे फैमिलीज मेरे पास आते हैं, तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि वो पूरी तरह से उनका हो जाए। तो ये एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने दिख रहा है कि एक्सेप्टेंस नहीं होते हैं। सेकंड है टालना, कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, नहीं थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चे जितना छोटा है, एंड बच्चे वेरी इनोसेंट रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता है। वो अपना अनुकरण करते हैं, अपना निरीक्षण, माँ बाप का निरीक्षण करते हैं। अभी छोटा बच्चा भी आप जब हाथ में लो तो वो टच से समझ में आते हैं बच्चे को कि एक अच्छा टच है कि नहीं है। इतना समझ भगवान ने उनको दी है। तो हमें वो फील होना है, क्योंकि मैंने बहुत घरों में, आप यकीन नहीं करेंगे, इवन ओपन हाउसेस में जाओ ना, आजकल मुझे बच्चे बोलते हैं कि मुझे मेरे पेरेंट्स को लेके ही नहीं जाना है ओपन हाउसेस में, तो रिपोर्ट डाल के दे। तो मैं पूछती हूँ क्यों, क्या हुआ? तो बोलते हैं मैम, ऊपर ही मम्मी पापा मुंह गाल पे मारना शुरू करते हैं, चिमटी लगाते हैं, और धमकी देते हैं। हम बोलते हैं हमारे दोस्तों के सामने हमें अच्छा नहीं लगता वो चीज। सी, पेरेंट्स को अपना अपना एक आंसर्स रहेंगे कि हमने ये क्यों किया, पर कहाँ करते हैं, कब करते हैं, बच्चे को पसंद आया कि नहीं आया, या आपके पास दूसरा तरीका है क्या उसको समझाने का, आपके पास वो वक्त है कैसी, इन सब चीजों का एक्सेप्टेंस। तो खुद में भी बहुत सारे एजुकेटेड मुझे कपल्स पता है अभी। तो अच्छा लग रहा है कि कपल्स पूछते हैं मैम मैं कौन सा टिप यूज करूं। इसलिए जब आपने मुझे बुलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज आज अभी पेरेंट्स फोन करके पूछते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो ये सही है क्या, ये गलत है क्या, या हमें ये दिख रहा है बच्चे में। तो एक अच्छी बात है कि धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस हो रहा है, एंड धीरे धीरे वो टालने की जो बात है, बहुत सारे घरों में कभी कभी माँ, स्पेशली माँ, अगर उनको कुछ तबीयत खराब है तो टालती है, नहीं बाद में जाती हूँ, थोड़ा नुस्खे ट्राई करती हूँ, पर वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसके वजह से आजकल हम लोग अगर देखोगे ना, बहुत सारे मेडिकल एरियाज का तरफ मोड़ है, पर एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स नहीं है मेडिकली, वो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स है। जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आप बोलो, तो बहुत सारे आजकल फैमिली 5 में 1 तो मुझे मिलता है कि हाँ मुझे बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो तुरंत हमारी लाइक कान बजने लगते कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ तो उनके साथ है। तो एंड जरूरी नहीं सिर्फ फैमिली, जॉब भी हो सकता है, रिलेशनशिप का इश्यूज हो सकते हैं। तो तुरंत वो फील होता है, क्योंकि वो लोग पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, एंड फिर बाद में भी कोई सोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। अनदर मैंने बहुत सुना है जहाँ ज्यादा करके बच्चे या कोई भी एक सदस्य घर में, तो वो पति भी हो सकता है, बीवी भी हो सकता है, सिर दर्द, बहुत सिर दर्द हो रहा है, तो फिर मेडिकल डॉक्टर के पास जाओ, आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ, सब कुछ करो, पर कोई, मेरे पास वैसे ही एक केस था 10वीं का एक लड़के का, कि बहुत सीवियर हेडेक एंड उसको चक्कर आना एंड गिर पड़ना एंड एवरीथिंग, एंड तो पेरेंट्स इतने स्ट्रेस में गए कि बच्चे को लेके गया, एंड जैसे डॉक्टर ने 1-2 दिन आईसीयू में रखा, क्योंकि वो अचानक ऐसा गिर गया, एमआरआई सबके, पर डॉक्टर ने बोला नहीं आपके लड़के को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत है। सो वो भी एक मुद्दा वहां आपको लगता है कि अच्छे, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। मेरे पास मेरे फ्रेंड्स है जो साइकेट्रिस्ट है, उनको वो फील भी आता है
कि मैम इसको दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत है। तो हमारे पास बहुत ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ दवाई की जरूरत नहीं है, काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो ये एरिया मुझे दिखता है, मैं वो बताना ही चाहते थे आपको कि ऐसे बहुत सारे लक्षण दिखाते हैं, पर लोग क्या करते हैं, भागते मेडिकल फील्ड में। एक्चुअली वो मेडिकल रिलेटेड नहीं होता है, वो टोटली इवन फेफड़े को लेके, लंग्स रिलेटेड, पल्मोनरी जो हम बोलते हैं, ब्रीदिंग, कोई कोई लोग बोलते हैं अरे बहुत सांस फूल रहे हैं, नो बट वी से दैट कहीं ना कहीं मेडिकल हो सकते हैं, पर बहुत प्रमाण में हमें आज ऐसे फैमिली मिलते हैं जो साइकोलॉजिकल रिलेटेड इलनेस को देखते हैं। तो अगर सही मायने में अच्छे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनको उसका डायरेक्शन या क्या करना नहीं करना है वो पता चल जाती है। करेक्ट। जैसे मैंने एक पढ़ा था, लुइस हे का जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, उसमें तो उन्होंने बताया था कि हर बीमारी जो है वो बीमारी अपने साइकोलॉजी के साथ या अपने हर एक मेंटल इश्यू के साथ जुड़ी हुई है, और उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए तो शायद वो बीमारी निकल सकती है। तो साइकोसोमैटिक डिसीज ज्यादा है एग्जैक्टली और सही। लेकिन विनोद, आपको भी मालूम है कि इस सेक्टर में या मुंबई में या भारत में भी काउंसलिंग के पास जाना, काउंसलर के पास जाना, या मुझे कोई बीमारी है, मानसिक बीमारी है, ये एक्सेप्टेंस जो तब्बू जो है वो ज्यादा हो। वेरी किसी ट्रू। को बोलेंगे तो काउंसलर के पास नहीं जाता है तो मैं तो पागल हो क्या, ये सवाल हाँ है। ये जो एक्सेप्टेंस है, आपने तो बोला, सही बोला कि अभी थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आने लगा है, लेकिन छोटे छोटे इश्यू पे आता है। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं कि कोई बच्चा अलग बिहेव करता है या घर में कोई अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा है, तो वो बोलते कि ठीक है, अच्छा हमारा लड़का है, हमारी लड़की है, या तो वो सही है, उसकी ज्यादा बाजू लेना भी होता है कभी कभी, या कभी कभी होता है कि उसको उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करना। उस वजह से वो बच्चा एक लेवल पे ऐसा आ जाता है कि ही इज बियॉन्ड कंट्रोल, या उसके एग्जैक्ट। ऊपर। तो इसके ऊपर आप क्या सजेस्ट करोगे पेरेंट्स को कि क्या करना चाहिए और कैसे हैंडल करना चाहिए चीजों को? आपने सही बोला है। एक्चुअली शुरुआत में अगर हम ना उसको हैंडल कर पाते हैं तो वी डोंट मीन्स उतनी एक्सट्रीम तक नहीं जाते हैं। पर आज वही हो रहा है, जैसे मैंने आपको मोबाइल एडिक्शन का भी बोला है कि आज एक साल के बच्चे के पास इतना सोफिस्टिकेटेड मोबाइल आप देख रहे हो, तो पेरेंट्स को क्या लगता है, अरे मैम दे दिया ना तो थोड़ा शांति है, मुझे भी अपना काम हो जाता है, एंड वो भी वहां बैठ जाते। पर हम लोग तो ऑलमोस्ट 30-40 इयर्स की एज में हम ये सोफिस्टिकेटेड मोबाइल हैंडल करते हैं। तो आप इतना सोचो कि आप अपने 1 साल के बच्चे को दे रहे, 1.5 साल के बच्चे को दे रहे, तो वो क्या कर सकता है वो मोबाइल का। तो ये चीज को आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपने बताया है, अभी हम लोग वो टिप्स पे आते हैं जो घर पे शायद आज मुझे जो भी सुन रहे हैं आज, अगर ये छोटी छोटी टिप्स भी अगर हम लोग थोड़ी सी भी फोकस कर पाए या आपको रियलाइजेशन भी आ जाए, तो मुझे लगता है आज जो श्रीनिवास सावंत ने मुझे जो बुलाया है तो उसका बहुत बड़ा एक सपोर्ट का बहुत बड़ा रिजल्ट हमें सभी फैमिलीज में देखने को मिलेंगे। तो मैंने एक्चुअली इंग्लिश में जो फैमिली वर्ड है उसको मैंने अपना काउंसलिंग को रिलेट करके मैंने किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ी सी उस पर गौर करें। जैसे सबसे पहला एफ है, तो अगर हम लोग देखते हैं सबसे पहला आज हम लोग हर बच्चों में देखते हैं वो है EQ, इमोशनल क्वोशंट। अभी आप लोग सबको पता होगा IQ, बहुत पेरेंट्स बोलते हैं मैम इसकी IQ कम है, या मैम ये हाइपर एक्टिव है, या मैम ये एग्रेशन, ये सब। बट बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट बच्चा बहुत स्कॉलर भी होने दो, पर उसका EQ क्या है वो पता होना बहुत जरूरी है। तो इमोशनली वो कैसा है, इमोशनली वो वीक है क्या, इमोशनली वो अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं क्या, सो दैट इज रिलेटेड टू फीलिंग्स, अपना भावनाओं को प्रकट करना। तो आप अपने घर में अपने बच्चों का भावनाओं को प्रकट करने का मौका देते हैं क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा है, तो ठीक है, दे एबल टू शो दैट ना, उन लोगों को दिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से वो फीलिंग्स को प्रकट करना। अभी कोई पेरेंट्स मुझे बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत शांत है मैम, अच्छा लगता है, दूसरों को सुनती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा बहुत शांत है। बट नहीं, मैं हमेशा उनको बोलती हूँ उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से
अगर वो बच्चा हलचल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, एंड वो एक तरह शांत से बैठा है, गुमसुम बैठा है, किसी से बात नहीं करता है, तो इट इज अ वार्निंग बेल, एक वार्निंग बेल है कि उसकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। तो फर्स्ट है कि मानसिक तौर पे आप किस तरह से अपने बच्चों को इमोशनली, तो भले ही बच्चा एवरेज बच्चा है पढ़ाई में, आप देखो वो आगे चल के एक बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति बनेगा। तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि वो इमोशनली आप भावनाओं को कैसे, तो क्या होता है कि अगर वो फेल भी हुआ तो वो मोटिवेशन लेवल उसका है कि मुझे आगे जाना है, फिर से लिखना है। अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो 10वीं के बाद जेई मेन लिखते हैं, नीट लिखते हैं, एंड मेरे पास बहुत बच्चों का केसेस आए हैं जो अगर उन लोग मेरिट में नहीं आते तो सुइसाइडल अटेम्प्ट्स करने की कोशिश करते हैं। तभी फिर माँ बाप को लगता है अरे बाप रे, हमने थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर डाला है। तो बच्चे को समझ में नहीं आता है कि इमोशनली कैसे अपने आप को हैंडल करो। सेकंड है ए, फैमिली में जो ए वर्ड है उसको वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले मेरी मैं शुरुआत की तब से मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। सी ये मेरा बच्चा है, या ये मेरा पति है, या मेरे पति में ये लिमिटेशन है, या मेरी बीवी में ये लिमिटेशन है, उसको स्वीकार करो। एंड बहुत सारे आप एक्चुअली, मैंने ज्यादा प्रोवर्ब्स यहाँ यूज नहीं किया, पर बहुत सारे आजू बाजू में आपको प्रोवर्ब्स मिलते हैं कि दूसरों को चेंज मत करो, पहले अपने आप को चेंज करो। तो अभी हो सकता है कि शायद आप चेंज हो जाएं तो आप वैसे ही रिस्पॉन्स आपको अपने पति से मिले। अभी मैं बिल्कुल ये नहीं करना चाहती क्योंकि मैं हमेशा अपनी एग्जाम्पल्स ज्यादा देती हूँ कि मैं, मुझ में भी एग्रेशन बहुत था, बट कमिंग विद आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड इतने शांत और पेशेंस थे, मुझे इतना हैंडल करते थे। अगर वो भी एग्रेशन में जाते तो शायद पता नहीं, ये साल मैं अपनी 25 साल की शादी का भी जिंदगी को लेके जा रही हूँ, लाइक 25 इयर्स ऑफ मैरिड लाइफ। तो मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता है कि शायद हम लोग कर पाते। इतनी पेशेंस से उन्होंने मुझे हैंडल किया है, और धीरे धीरे ये समझ लाए हैं कि शायद ये अच्छा नहीं है आपके लिए, हेल्थ वाइज भी, मेंटल मानसिक तौर पे, एंड सबसे बड़ी बात ये अच्छा नहीं है अपने बच्चों के लिए। एंड आज हमें वो फ्रूट्स दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत शांत मैं हो पाई हूँ एंड हैंडल कर पा रही हूँ, और आज बच्चों में भी वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो एग्रेशन जो आम यूथ में दिख रहा है, युवकों में दिख रहा है, वो ज्यादा मेरे बच्चों में नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने वो एक्सेप्ट किया कि उन्होंने बोला है, पर हम एक दूसरे की उतनी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि मैंने वो देखा अगर पति बोलते हैं कि आप ये करो एंड ऑल दैट, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिफरेंस फील होना, या मुझे जैसा जीना है या मुझे जो करना। तो बेसिकली वो एक है कि क्वालिटी टाइम यूज करो, पति पत्नी को अपना समय एक साथ गुजरना बहुत जरूरी है। बहुत सारे केसेस में आप, जैसे मैंने वो 8वीं में जो बच्चा फेल हुआ, जैसे उनका केस आगे लेके गए तो मैंने उनको वही बोला, एज हस्बैंड वाइफ आप क्वालिटी टाइम यूज करो, साथ में बैठो, क्योंकि उनको अगर संडे भी एक छुट्टी मिला तो सोसाइटी का मीटिंग में जाना, फिर दोपहर को शॉपिंग में जाना। जैसे उसकी मम्मी ने एक बार मुझे बोला, मैम कोई बच्चे के पास नहीं होगा एक 100 रुपया का पेन, और मेरा बच्चा 100 रुपया का पेन से लिखते हैं। तो मैंने बोला उसका कोई फायदा नहीं है, आप प्लीज अपनी चीज को डाइवर्ट करो। बल्कि वो बच्चा चाहता है कि मैं चेस खेलूं, संडे हर संडे अपने पापा के साथ चेस खेलूं, पर पापा के पास टाइम नहीं है। आज मैं हर पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ, वो जो क्वालिटी टाइम है ना, वो प्लीज देना शुरू करो एंड स्वीकार करो कि मेरे पास टाइम नहीं है। आई एक्सेप्ट, फादर्स बोलते हैं पूरा हफ्ता हमें काम करना पड़ता है, तो मैं पूरा हफ्ता नहीं मांगती हूँ, पर मैं बोलती हूँ संडे का एक दिन आप सिर्फ सोचो कि दैट इज फॉर माई फैमिली। तो अगर वो आप कर पाओगे तो मुझे लगता है हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, टुमारो एक अच्छा एक अच्छी जनरेशन हम दे पाएंगे। तो वो एक वेरी इंपॉर्टेंट है। उसको ही जुड़ के है एम, हमने जो बोला है एम, वो है मोल्ड। ओके, भगवान ने आपको दिया है बच्चे, पर उनको जो आकार देना है, उनका जो किस तरह से परिस्थितियों का सामना करना, ये सब आपको सिखाना है। अभी बचपन से ही बच्चों बच्चों का बहुत रिलेटेड
ऐसे काम हैं जो बच्चे घर में भी आपको हेल्प कर सकते हैं। अभी जब मैं बच्चों को पूछती हूँ तो बोलते हैं हाँ मैम मुझे करना अच्छा लगता है पर मम्मी मना करती है, वो बोलते मत करो। पर आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें कुछ सालों बाद आप ही बोलोगे कि तुम करो अपना चीजें। तो इससे अच्छा है कि 3-4 साल की उम्र में ही बच्चों को इंडिपेंडेंस अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप उनको सिखाओ कि किस तरह से अपने आप को मोल्ड करना है। आपका अनुकरण करता है तो आप ध्यान दो कि मुझे गुस्सा है तो क्या होता है। एक दिन एक बच्चे ने मोबाइल फेंक के तोड़ दिया, तो वो एक कारण हुआ तो स्कूल में मुझे आके बताए। पर जब बात करने लगे तो मुझे दिखा कि उनके घर में उनके फादर का भी वही रवैया रहते थे, कुछ भी है तो तोड़ फोड़ पे आना। तो बच्चा अपने को देख के सीख रहा है, तो हम क्या मोल्ड उनको कर रहे हैं, तो वो देखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है आई। आई फैमिली का जो आई है उसमें बहुत बड़ा अहमियत है इंटरैक्शन पे, जो हम लोग आप बोलते हैं एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना। अभी जब मैं माँ बाप के साथ बात करती हूँ तो मैं बहुत चीजें उनको बोलती हूँ कि जब बच्चों का इश्यूज आते हैं, फैमिली का इश्यू आते हैं, तो एक दूसरे के साथ बात करो। बहुत सारे फादर्स मुझे बोलते हैं नहीं मैं अपना ना जॉब का टेंशन मेरे फैमिली को नहीं बताती हूँ। पर क्या होता है जब आप चिड़चिड़ा हो जाते हैं घर में तो बीवी और बच्चों को पता ही नहीं चलता कि आप चिड़चिड़ा क्यों हो। आपका बॉस के साथ कुछ फोन पे बहस हुआ, हैव अ इंटरैक्शन, उनको एटलीस्ट डिटेल मत बताओ। अभी हैरानी की बात है, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड के साथ जो भी उनके कलीग्स काम करते हैं उन सबका नाम मुझे पता है, यू नो एवरीबॉडी जो भी उनके साथ काम करते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू। एंड मेरा भी जो भी जहीं भी अगर स्कूल है तो उनको बहुत सारे एटलीस्ट प्रिंसिपल का नाम, यू नो ऐसी बहुत सारी, या बच्चों का जो क्लास टीचर थे उनके नाम। आज पेरेंटिंग में मैं पेरेंट्स को पूछती हूँ तो कोई कोई फादर्स खड़े रहते हैं कि हाँ मैम कुछ भी पूछो मुझे अपने बच्चों के बारे में पता है। एंड एक सवाल मैं पूछती हूँ आपका बच्चे का क्लास टीचर कौन है, तो उनको फिर बीवी को देखना पड़ता है, बच्चों को पूछना पड़ता है कि तेरा क्लास टीचर कौन है, या आपके बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना अलग है, उनको क्या लगता है सबसे ज्यादा मार्क्स उसको मैथ्स में मिला है तो उसको मैथ्स अच्छा लगता है, वो गलत है। आज हम करियर गाइडेंस में वही देखते हैं, बच्चों को अच्छा मार्क्स मैथ्स साइंस में लाया तो उसको यू नो इंजीनियरिंग के लिए भेज रहा है, एग्जाम्स लिखवा रहे हैं, उसमें भी अच्छा आया। मैं एक्चुअली फादर एग्नल इंजीनियरिंग कॉलेज बैंड्रा में थी, तभी मुझे ये एक केस ऐसे ही आया कि बच्चा एक्सेल किया, उसका फादर इंजीनियर है दुबई में, बहुत वेल ऑफ है, तो मम्मी को लगा कि अच्छा है। एंड वो बार बार अपनी मम्मी को बता रहे थे कि मुझे आर्ट्स में जाना है और मुझे लिटरेचर करना है। तो मम्मी बोला लिटरेचर में क्या रखा है, एंड फिर उसको यहाँ लाके उसने ये क्या, फर्स्ट 6 मंथ्स में वो सब सब्जेक्ट में फेल हो गया। 6 पेपर्स रहते, 6 का 6 पेपर में फेल हो गया। एंड तभी प्रिंसिपल को लगा कि पेरेंट्स को बुलाना है, जैसे वो आए प्रिंसिपल बोला प्लीज जाके काउंसलर मैम से मिलो आप। एंड जैसे मेरे पास आए तो एक ही चीज मैम ने बोला, मैम कुछ भी करो पर उसको बोलो जरा यू नो इंजीनियरिंग पास होके मिले। सी दिस इज व्हाट वी गो देन, कि हम लोग वो लेवल पे चले जाते हैं क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है। बच्चे को कौन सी चीज पसंद है, बच्चे को अभी फुटबॉल पसंद है, मेरे पास एक टीचर थी एंड बच्चा 10वीं में भी अच्छा फुटबॉल एंड स्टेट लेवल वो खेलता था, तो आके मैम प्लीज मेरे बच्चे को काउंसलिंग करो। तो मैं बोला क्या हुआ, पता नहीं वो इतना फुटबॉल फुटबॉल करता है और हमें नहीं पता चलता अभी आगे उसका क्या जिंदगी होगा। जब मैं मुड़ के उनके साथ काउंसलिंग करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि बहुत सारे एरियाज में स्पोर्ट्स कोटा में बच्चों को, रेलवे में आप सीधी तरह जाओ एग्जाम्स लिखो तो शायद आपके बच्चे को ना मिले, पर अगर स्पोर्ट्स में वो अच्छा है तो हो सकता है कि वो रेलवे में घुस जाए। अच्छा अच्छा वैसा होता है, देखो हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटरेक्शन करो। तो अगर आपका बच्चा ड्राइंग में अच्छा है तो आज बहुत सारे एरियाज हैं, इसलिए करियर गाइडेंस और काउंसलिंग भी मैंने बहुत अहमियत दिया है, क्योंकि वो बचपन से बच्चों में वो मोल्ड आपको देखना बहुत जरूरी है। एंड प्रेरणा, आई फॉर इंस्पायर, तो इंटरेक्शन के साथ ही आप जो बोलते हो ना वो बहुत अहमियत रखता है। इधर बच्चे को यू नो मोटिवेट कर सकते हैं या डीमोटिवेट कर सकता है। आप जो वर्ड इस्तेमाल करते हो, हम क्या बच्चों को बुलाते हैं, उनको नाम से बुलाते हैं, उनको क्या बुलाते हैं,
मैं बहुत बार मैंने देखा है, ठीक है, एक बार नाम बुलाया, दूसरे बार अगर बच्चों को स्कूल भेजना है, दूसरे बार नाम बुलाया, तीसरे बार फिर हम लोग कुछ ना कुछ गुस्से में कुछ बोल देते हैं और बोलते हैं, उठ जा। सी ऐसी चीजें, या बच्चा बहुत अच्छा किया तो हम बहुत तारीफ करते हैं, लाइक स्पोर्ट्स में फर्स्ट आया, मेडल लाया तो बहुत तारीफ। एंड वही सेम टाइम पे अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं किया तो वही लेवल पे हम उसको नीचे लाते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड इज लाइक एक अंडरस्टैंडिंग अपने में आना है। इवन हस्बैंड वाइफ में भी यही मेन है कि क्योंकि क्या होता है जब ऑड टाइम होता है ना, जब बीमार हुए हैं या फाइनेंशियल क्रंच है, एक दूसरे को साथ देना जरूरी है। तो ही तो वो इंस्पिरेशन आएगा, आप दोनों में इंस्पिरेशन रहेंगे तो ही आप बच्चों को इंस्पिरेशन। एंड ये हमेशा ये चीज को हमेशा ये ध्यान रखो कि आई लव यू बट आई डोंट लाइक योर बिहेवियर। सी, जिसको हम लोग आगे का जो एल है उससे जोड़ रहे हैं, अनकंडीशनल लव, प्यार होना जरूरी है घर में। घर में, घर का माहौल में प्यार रखो। तो प्यार होना है तो आपको अपना टाइम देना है, इम्पोर्टेंस दो कि फैमिली इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली मनी बट फैमिली इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, हम ऐसे एक मोड पे थे कि शायद मेरा कंटिन्यूस जॉब करना एक्चुअली आज के लेवल से मुझे बहुत ऊपर के लेवल तक हम जाते, मे बी फ्लैट्स का, घर का। बट तभी मुझे लगा नहीं, मुझे रुकना है और बच्चों के साथ टाइम बिताना है। तो आज मैं वो फ्रूट्स देख रही हूँ मेरे बच्चों में। तो ये एक बहुत जरूरी है, अनकंडीशनल लव। हमेशा मत दिखा जताओ कि हम आपके लिए कितना कर रहे हैं, आपको सबसे बेस्ट स्कूल में भेज रहे हैं, या हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ तुझे पढ़ना है वो भी तुझसे नहीं होता है। ऐसे बहुत पेरेंट्स है जो ऐसी बातें करते हैं बच्चों के साथ, क्या तुझे नहीं मिल रहा है, देखो दूसरे बच्चों को क्या मिल रहा है, तू देखो कौन से स्कूल में जा रहा है। सी, ये सब चीजें हम उनको बार बार बोल 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 के उनके दिमाग में ऐसे बिठा देता है कि प्यार सिर्फ दिखावा है। इसलिए क्या होता है, बच्चों को फिर अपना रिस्पेक्ट नहीं रहता है, बच्चे हम लोग को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो मैंने जो बोला है तो इंटरेक्शन है, प्यार है। एंड आज एक और मैं ऐड कर रही हूँ एल में, वो है लाइफ स्किल्स। मैं आजकल लाइफ स्किल्स मॉड्यूल्स भी बनाती हूँ, एनजीओस के लिए भी बना रही हूँ, एंड बहुत सारे स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ लाइफ स्किल्स। कि बच्चे को गुस्सा आया, इमोशंस हैं, गुस्सा आएंगे ही आएंगे एज ह्यूमंस। तो पर गुस्सा कैसे आप एक्सप्रेस करोगे वो सिखाओ। क्योंकि उन्होंने अभी तक क्या देखा है, पापा को गुस्सा आया, जो हाथ में था उसको फेंक के तोड़ दिया, तो वो वायलेंट बिहेवियर देखा पापा का। सी, पर लाइफ स्किल का मतलब क्या है। एंड बहुत बार बच्चे को गुस्सा आ रहा है पर फिर वो दिखा नहीं पा रहा है क्योंकि उनको पता नहीं कैसा दिखाना है। एंड तीसरा है, अगर उन्होंने वो कुछ भी दिखा है तो तुरंत उनको मारपीट मिलती है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम कुछ और ही होता है, इसलिए वो लोग वो नहीं करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है जीवन कौशल्य। ओके, मीन्स किस तरह से आप फ्रेंड्स के साथ है। अभी बहुत सारे अडल्ट्स को मैं पूछती हूँ, घर में आपको गुस्सा है तो क्या करते हैं, तो उनका एक आंसर रहता है। तो मैंने बोला ठीक है, अभी आप ऑफिस में आपके बॉस के सामने आपको गुस्सा है तो क्या करते हो, तो उसका आंसर टोटली डिफरेंट रहता है। तो मैंने बोला ये क्यों, क्योंकि आप मैनिपुलेट कर रहे हो। तो आपको पता है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ गुस्सा, पर बीवी के साथ फिर हम वो नहीं कर रहे। तो रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है एक दूसरे को, एंड स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स जो आपको पता चल जाएंगे कि किस तरह। जैसे मैंने बोला है वो इंस्पायर के लिए भी मैंने जस्ट एक बात जुड़ गया था, जैसा मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी वो बोलते हैं ना, जादू की चंपी। बोला तो वेरी इंपॉर्टेंट है, टुडे वी आर रियली टेलिंग यू कि मैंने एक बुक में पढ़ा है कि बच्चों को कितनी बार हम हक करते हैं, उनको गले मिलते हैं रोज। अभी शायद बहुत सारे घरों में होंगे कि बचपन में बच्चों को हक करते थे, बड़े होने के बाद हम उनको हक भी नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं कि एटलीस्ट यू नीड टू डू 8 टाइम्स अ डे। अब देखो, 8 बार एक दिन में होना चाहिए, भले कितने भी बड़े बच्चे हो, जब तक आपके पास है वो हक होना चाहिए। उनको फील होना चाहिए कि आप है। एंड लास्ट है वाई, फैमिली का वाई, जो हमने बोला है कि ईल्ड करना। जैसे आप बीज डालते हो, ओके, बहुत सारे लोगों को प्लांट से ये है तो बीज डालते हो, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ रखना है, उसको धूप मिलना है,
या आपको पता होना चाहिए कितना पानी डालना है। अभी बहुत बार मैंने ये बात के एग्जाम्पल भी देती हूँ कि ज्यादा पानी, ओके, अब मट्टी पूरा सूखा है तो और पानी में डालो, तो दिन में 3-4 बार पानी डालो। ज्यादा प्यार करने से भी बच्चा बिगड़ता है। या फिर मैंने 2 दिन पानी ही नहीं डाला, या मैं उसको ध्यान ही नहीं रखे। सी, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। या जो बीज डालने हैं, हमें उम्मीद होना चाहिए उसमें से क्या निकलेंगे, तो वो भी अपने मन में होना चाहिए कि हम क्या फील कर रहे हैं। तो अगर आप गुस्सा गुस्सा करते ही रहते हो, तो आपको हमेशा वो दिखेंगे कि बच्चे भी वो एग्रेशन, हॉस्टाइल बिहेवियर, फिर कहीं भी जाएगा तो किसी ना किसी को मारेगा। मैंने बहुत सारे बच्चे देखा है, जब ट्रैवलिंग करते हैं, आप एक स्माइल दे रहे हैं ना, बच्चा तुरंत आपको मार रहे हैं। सी, वेरी क्लियरली आज बहुत जल्दी हमें पता चलता है कि वो बच्चे का माहौल क्या है। तो हम लोगों को बच्चे देखने से ही पता चल जाता है कि क्या हो रहा है उनके माहौल में। तो ये चीजों को पता है। जैसा मैं एक भी चीज आपको बताना चाहती हूँ, बी क्विक टू लिसन, सुनना बहुत जरूरी है। स्लो टू स्पीक, जल्दी से आप बातें मत करो। एंड स्लो टू गेट एंग्री, मोर स्लो टू गेट एंग्री। तो बच्चे ने अगर एक कंप्लेन या कुछ रिमार्क लाया, तो आप प्लीज बैठो, पहले समझ लो कि वो रिमार्क क्यों मिला, क्या गलती हुई, किससे गलती हुई। और अगर बच्चे का गलती है तो उसको समझाना जरूरी है, ना कि मारना शुरू करो, यू नो उनको कुछ अनप शनप बोलो। तो ये चीजें न करके अगर आप वो कर सकते हो, तो बच्चा भी धीरे धीरे सुन। एंड ये जो आप सिखा रहे हो ना, इट्स फॉर लाइफ लॉन्ग। बोला तो उनसे आपने उनको दिया, वो अपने जनरेशन को देंगे। एंड आप देखो, एक बहुत ही अलग कम्युनिटी आप आगे की जिंदगी में आप उसको लेके जा पाएंगे। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन। एक्चुअली फैमिली का जो डेफिनेशन मैंने पहली बार सुना आपसे, ये अच्छा एब्रिविएशन है, और उसका हर एक का आपने मकसद बताया, एंड हाउ वी कैन रियली बिल्ड एक बेस्ट फैमिली। और एक अच्छा आपने उदाहरण बताया कि बच्चों को हमको बढ़ाना है, इसलिए बढ़ाना है कि वो अपने बच्चों को बढ़ाए और वो अपने बच्चों को बढ़ाए, तो एक ट्रेडिशन तैयार हो जाए, एक कल्चर का। एग्जैक्टली, या अच्छा चीज आपने बताया। मुझे और एक पूछना था कि अभी का कोविड के माध्यम से, मतलब मार्च से लेकर अभी तक लोग अपने अपने घरों में हैं, ना दोस्तों को मिल पा रहे हैं, ना फैमिली, बाकी एक्सटेंडेड फैमिली को मिल पा रहे हैं, ना कोई फंक्शन है, ना कोई त्योहार है, ना कोई भगवान है। सब जगह एवरीबडी इज जस्ट एट होम। स्ट्रेस लेवल भी हाई है, और क्या है कि ओवर एक्सपोज हो गए हर एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ बच्चे। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि हम उठ चुके हैं बाय स्टेइंग टुगेदर फॉर सो लॉन्ग, एक दूसरे से नफरत भी होने लगी है। तो अभी ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि फैमिली केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आई कम टू नो माय हस्बैंड नाउ वेल, और आई कम टू नो माय वाइफ वेल। ऐसा लोग वेल मतलब अलग तरह से, तो ऐसे हो रहा है। तो हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, कि क्योंकि हम एक दूसरे के लिए है, ये भावना कैसे पैदा करें। एक्चुअली आपने जो बोला, एंड मैं जितना पेपर में पढ़ रही हूँ, और स्पेशली मैं ऑनलाइन काउंसलिंग अभी वॉलंटियर फॉर इंडिया के लिए कर रही हूँ मार्च से। एंड वो यूएस कॉन्सुलेट चेन्नई ने शुरू किया हुआ एक प्रोजेक्ट है। एंड बहुत सारे केसेस मुझे ऑल ओवर इंडिया आते हैं। एंड उसमें ज्यादा मुझे यही दिख रहा है, स्पेशली यूथ्स का कहना कि घर में किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, और मुझे पता नहीं फ्रेंड्स को अभी कब मिलने का मौका मिलेंगे, जो अनसर्टेनिटी है मैम कब तक खत्म होगा, क्या करे क्या नहीं। इतने सारी बातें मैं सुन रही हूँ और देख रही हूँ। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ, हमारे घर में हम 4 जन हैं, हम किसी को वो फीलिंग अभी तक आया नहीं है। हम लोग सब घर पे हैं पिछले 5 महीने से, पर ऐसा एक फीलिंग ही नहीं आया है कि अरे बाप रे कितना दिन हो गया, अभी क्या करें। क्योंकि क्या है, सभी ने अपने अपने एरियाज को ऐसे यू नो उन्होंने प्लान किया, शेड्यूल्स किया, और उन लोग एक दूसरे के साथ बिताना टाइम। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल एक मूवी डाल दिया, चलो सब बैठ के देख रहे हैं, भले हमें पसंद आए ना आए। अभी फ्यू चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ जो बॉन्ड मैंने बनाया है, बचपन से उनकी जो टेस्ट है ना, उसको थोड़ा बहुत मैं लेके ही चली। जैसे वो लोग टॉम जेरी देखते थे तो मैं बैठ जाती थी, और टॉम जेरी देखते देखते फिर मैं पूछ लेती थी आप दोनों में से कौन है जेरी।
तो मेरी छोटी तुरंत बोलती मम्मा मैं जेरी हूँ। तो मैं बोली कि क्यों तुम जेरी हो? नहीं नहीं अच्छा लगता है ना, देखो कैसा टॉप को। सी वी अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों का कैरेक्टर समझ में आता है। एंड धीरे धीरे उन लोग एडोलेसेंट में चले गए तो उनका टेस्ट बदलने लगे। एंड धीरे धीरे बहुत सारे डिस्कवरी चैनल्स डालो, मम्मा आ जाओ चलो प्लैनेट्स के बारे में तो ऐसे मैं उनके साथ तभी से बिता रही हूँ। अभी ये जो आप बोल रहे हो ना फैमिलीज के बारे में, ये हो रहा है क्योंकि पहले तो उन्होंने वो टाइम ही नहीं निकाला है। एंड स्पेशली मैंने देखा बहुत सारे वर्किंग जो कपल्स है ना, उन लोग इवन संडेज भी अपने अपने फ्रेंड्स के साथ ही बिताते थे। बहुत सारे मुझे पता है कि उन लोग इवन संडेज भी ना अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग में चले जाएंगे, मीन्स वो दिन भी वो घर पे नहीं बैठते। अभी मैंने आपको बोला ना, मैं वही रीइंफोर्स कर रही हूँ। अगर आपने ये चीज जो फैमिली का जो हमने अभी बताया है, अगर वो चीज भी धीरे आप लोग सी, ये एक मौका मिला आपको, एक वक्त मिला पैंडेमिक में ये पता करने को कि हम फैमिली के साथ कितना टाइम बिताते हैं या फैमिली को जोड़ के। सी मैं मानती हूँ ऐसे कोई एरियाज है जहां आपका जॉब छूट गया एंड फाइनेंशियल क्रंच है, तो वो एक जेन्युइन केस है। तो वो चीज को भी, पर वो भी स्थिति में फैमिली अगर साथ में रहते हैं ना, नथिंग लाइक इट। तो वो एक बहुत बड़ी, अभी मेरे बच्चों का देखो, वेरी यंग बच्चे मीन्स एडोलेसेंट है दोनों, 21 एंड 18 ईयर्स के। उन्होंने अपना वेबसाइट्स पे गए हैं, कुछ असाइनमेंट्स खुद ही लिए हैं। इंटर्नशाला जैसे वेबसाइट्स है जहां उनको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट्स मिलते हैं, वो लिए। उसमें उनको छोटे पॉकेट मनीज मिले तो अपने आप को बिजी रखा। वेबिनार्स बहुत सारे हो रहे थे तो अपना अपना विकास अपना डेवलप ध्यान दिया। वेरस मेरी छोटी को उतना ज्यादा वेबिनार्स पसंद नहीं थी, तो उसने बोला मम्मा मुझे म्यूजिक सीखना है, तो उसने अपने खुद, एंड ये सब खुद ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे पड़ रहे, टीचर्स ढूंढ रहे, कुछ नहीं। उन लोग पूरी अपनी पूरी नॉलेज के साथ आके हमारे सामने बैठते। तो मैंने बोला ठीक है, तो अभी क्या करना है? अच्छा गिटार सीखना है। अच्छा पर गिटार तो है नहीं अपने पास। नहीं दीदी का बहन का ये आया, अब बहन को उनका असाइनमेंट का मनी आया तो वो मेरे लिए गिटार लेने के लिए तैयार है। ठीक है, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अच्छा तो टीचर कहाँ से ढूंढना है? अब ग्रुप में एक टीचर है तो वो सिखाने के लिए तैयार है, हफ्ते में 2 दिन सिखाएंगे। सो यू सी कि उन लोग ने अपना टाइम शेड्यूल, एंड घर में कितना टाइम देना है, कितना घर के ना जॉब्स में। एंड ये सबसे बड़ी बात क्या है ना, हस्बैंड से भी सीखा उन्होंने। क्योंकि हस्बैंड ऐसा नहीं कि इतनी बिजी, ऑलरेडी वो वेस्टर्न रेलवे में वो काम करते हैं, उनका बिजी लाइफ है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, पर कभी भी ऐसा स्ट्रेस घर में नहीं दिखता है। और घर में भी रहेंगे तो वो पूरा हाथ बटाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठो ठीक है अपना टाइम पे खाना, ऐसा नहीं, खुद किचन घुसना। सो आप देख रहे हो हर एक जन अपना अपना काम कर रहे हैं। तो आज 5 मंथ्स के बाद भी हमें वो फीलिंग, इसलिए मुझे लग रहा है आपने एक अच्छा टाइम लिया है ये बात एटलीस्ट लोगों तक पहुंचाना, कि जितना आप फैमिली को दोगे वो फैमिली आपको देंगे जब ऐसे मोड़ पे आएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम फैमिली को एक प्रायोरिटी अपने जिंदगी में करते हैं। थैंक यू जिनू, क्योंकि आपने सही बताया कि कॉपी मैकेनिज्म हर एक को ढूंढना चाहिए इस चीजों के ऊपर, और अपने फैमिली में आनंद ढूंढना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अभी जाते जाते कोई एक सुझाव देना चाहते हैं या कोई एडवाइस देना चाहते हैं सब लोगों के लिए? या बहुत अच्छी बात है आपने करी। तो मैं जस्ट बिफोर दिस इज फ्यू सजेशन इज, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, बात को एक्सेप्ट करना और बात को टालना नहीं है। तो अभी ज्यादा आप शुगर खाते रहोगे तो कहीं ना कहीं डायबिटीज होने का वो चांसेस है, तो वो बात को जानना जरूरी है। तो ये चीज को भी जानना जरूरी है, अगर माहौल में हम वैसे ना उतना हम नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें कोई ना कोई स्टेज में इरप्ट हो जाएंगे। आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आपने ऑलरेडी पूछा तो मैंने आपको बताया हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज है काउंसलिंग का। तो आपको ये बात एक्सेप्ट करना है कि मैं एटलीस्ट इंफॉर्मेशन लेने चली जाऊं। तो अभी स्कूल में अवेलेबिलिटी है तो बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है अरे लोग क्या कहेंगे, डोंट वरी अबाउट देम। आपको जाना है क्योंकि आपको, हम भी वैसे ही सीखे हैं। एक्चुअली हम नहीं बोलते कि हमें ये सब कुछ मालूम था,
क्योंकि थ्योरी जो सीखते हैं वो प्रैक्टिकल से अलग रहते हैं। तो अगर बच्चे को संभालना है 24 घंटा तो पेशेंस दे ही रह जाता है। पर एक सपोर्ट मिलना, आपको टाइमली सपोर्ट मिलता है तो वो पेशेंस लेवल आपका रहता है। तो ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो स्कूल कॉलेजेस में ऑलरेडी है, उसका अवेबिलिटी करो, आप जाओ, अपॉइंटमेंट ले लो, उनसे मिलो, क्या क्या आप और अच्छी चीजें कर सकते हैं। हम जैसे काउंसलर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप ऑलमोस्ट हम लोगों को भी लिंक अप कर सकते हैं। वेबसाइट्स पे उनके नंबर तो उनको ले सकते हैं। आजकल हम प्री मैरिटल काउंसलिंग पे भी वर्क कर रहे हैं। ऑलरेडी क्रिश्चियन चर्चेस में ज्यादा होते हैं कि उनको तैयार करना कि शादी के बाद भी किस तरह का एक माहौल बन सकते हैं, क्या कर, क्योंकि सिर्फ एक आजकल मैंने देखा है कि अच्छे हनीमून ट्रिप्स बनाते हैं, मॉलडीव जाना, ये सब, पर एक दूसरे का जो पर्सनालिटी है क्या है वो सब समझने में हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ मलाड में जो सहायता फॉर हेल्पिंग पीपल, उनके जो ट्रस्टी मिस्टर जिग्नेश वाघेला हैं, वो एक्चुअली मेरे स्टूडेंट ही हैं। तो उनसे ही जुड़ के हमने वो एक काउंसलिंग सेंटर वहाँ है, जो उसको ही हम आगे बढ़ा के हम सोच रहे कुछ बिहेवियरल क्लिनिक्स के तौर पे, बच्चों का अगर ऐसे समस्या है बट पेरेंट्स उतना हेल्प न कर पाए तो किस तरह से हम उनको वो माध्यम से कर पाए। तो वो भी एक प्रोसेस में है। काउंसलिंग कोर्सेज हम चला रहे हैं, एक नॉर्मल एक व्यक्ति भी अपने खुद की एक बेसिक स्किल कोर्स है, तो खुद की व्यक्ति को समझ में आए कि हम किस तरह से वातावरण और किस तरह से इंटरैक्ट करना जरूरी है। एंड कपल एनरिचमेंट प्रोग्राम, जो कपल्स ऑलरेडी शादीशुदा हैं, अगर उनको लग रहा है कि हमें आगे और अच्छी तरह से अपने फैमिली लाइफ को लेके जाना है, तो हमारे पास वैसे भी बहुत सारे सेशंस मैं लेती हूँ। पर अभी आपने ये मौका दिया है तो ये भी फील्ड में ट्राई करना चाहती हूँ कि वेबिनार्स के माध्यम और यूट्यूब्स के वीडियोस के माध्यम से भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो ये एक कोशिश भी मेरी तरफ से मैं ज्यादा करने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू थैंक यू। और आपने इस तरह से आज बताया है कि फैमिली इश्यूज क्राइसिस कैसे होते हैं, उसको कैसे रेमेडीज भी क्या है, उसके उपाय क्या है। आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि फैमिली का एग्रीवेशन उसका मतलब क्या है और हाउ वी कैन हैंडल सम ऑफ द इश्यूज एट आवर लेवल। और बहुत अच्छी तरह से आपने ये इशू को समझाया है। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि जो व्यूअर्स है और जो भी ये वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाउ दे कैन हैंडल देयर ओन फैमिली, देयर ओन कम्युनिटी, और अपने समाज को हम अच्छा समाज बना सकते हैं। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जैसे मैंने आपको सजेशन में बताया है, बहुत सारे एरियाज में ज्यादा से ज्यादा जो सेशंस होते हैं स्कूल्स में, उस पे इन्वॉल्व होना। जैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लास्ट ईयर कनोसा माहिम जो स्कूल थे, उनने पूरा पेरेंट्स बोला तो नर्सरी से लेकर 10th तक के पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग सेशन रखा। मींस इतना मोटिवेटेड प्रिंसिपल, सच्ची सिस्टर रूथ एंड उनकी जो टीम थी मैनेजमेंट की, मींस उन्होंने वो कोशिश की कि मैम ऐसे प्रॉब्लम्स आप लोगों को एक क्लास दूसरा क्लास से मिल रहे हैं, ऑलरेडी काउंसलर्स हैं, पर कहीं ना कहीं अगर आपको सुने तो मैं ऐसे बहुत सारे स्कूल्स को जानती हूँ। दूसरा एक स्कूल है जो पिछले 10 साल से मुझे कंटिन्यूअसली बुलाते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं आप एक बार आके सेशन लेते तो पेरेंट्स को थोड़ा तो आइडिया होता है कि ठीक है बाबा, कहाँ हमें स्कूल के साथ इन्वॉल्व होना है। तो हर छोटी छोटी बात के लिए कंप्लेन लेके आना, टीचर्स के साथ लाइक तो थोड़ा सा अनबन होना, बट अभी उनको समझ में आ रहा है कि ठीक है, हमें भी कहीं ना कहीं हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो करना जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ और जितना ज्यादा स्कूल्स हो और ज्यादा स्कूल्स में मैं वो रीच कर पाऊँ। चर्चेस में भी अभी मैं कर रही हूँ, तो बहुत सारे चर्चेस में भी हम लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं। करियर गाइडेंस एक अलग एरिया मुझे बहुत दिख रहा है कि जैसा मैंने आपको बोला है, बच्चे को मार्क्स मिलता है तो उनको वो फील्ड में भेजो, ये नहीं कि बच्चे का इंटरेस्ट है नहीं है, वो कुछ भी नहीं देखा जाता है। तो मुझे फील हो रहा है कि करियर गाइडेंस भी बहुत एक अच्छा एरिया जो डेवलप होना जरूरी है। तो कोशिश है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट अपनी समाज में और अपनी जो फैमिली मेरे पास आते हैं उनके साथ मैं कर पाऊं।
तो यही एक उम्मीद मैं रख रही हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत बधाई और आपको बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। और मुझे जरूर ऐसा एक मौका लेके फिर से हम जरूर मिलेंगे कि जहां हम बाकी इश्यूज के बारे में बात कर पाएंगे। आज आप इस स्टूडियो में आए इसके लिए आपका धन्यवाद। एंड मुझे भी धन्यवाद सचमुच मन से करना है कि क्योंकि अभी न होने की वजह से हमेशा एक स्टेप में ले नहीं पा रही थी और आपने वो हेल्प किया है कि मैं ये स्टेप भी ले पाऊँ। तो बहुत ही शुक्रिया आपकी। थैंक यू। थैंक यू।